हम्म आज के इस गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी का स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। तो आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग बस दो बड़े युगों के बीच का एक छोटा सा पुल समझकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच का वो पुल जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। मेरा मतलब है भारत का मेसोलिथिक युग, या जिसे मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। और आज की ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसके लिए हमने कई बेहतरीन स्रोत खंगाले हैं। हाँ, हमने अनअकैडमी, विकिपीडिया, राजरस और जीके टुडे जैसे स्रोतों का एक पूरा स्टैक देखा है। और इसके साथ ही वाजीराम के नोट्स भी हैं। और हाँ, प्रोफेसर विदुला जायसवाल का वो ज्ञान प्रवाह वाला रिसर्च पेपर भी। वो रिसर्च पेपर तो बहुत ही कमाल का है, और ब्रैडशॉ फाउंडेशन की जानकारियों को भी हमने इसमें जोड़ा है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे महज जलवायु में हुए एक बदलाव ने हमारे पूर्वजों को, मतलब जो हमेशा भटकने वाले शिकारी थे, उन्हें बस्तियां बसाने वाले इंसानों में बदल दिया। कलाकृतियां बनाने वाले और जानवरों को पालने वाले इंसानों में। एकदम सही। ये केवल इतिहास के कुछ पुराने पन्ने नहीं हैं, ये मानव जाति के अब तक के सबसे बड़े और प्रभावशाली अपग्रेड की कहानी है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत कालखंड है। मेसोलिथिक युग असल में वो समय था जब इंसान ने पहली बार अपने आसपास के पर्यावरण के साथ एक गहरा तालमेल बिठाना शुरू किया था। एक तरह से वो एक लैबोरेटरी या प्रयोगशाला थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पुराने भारी भरकम पेलियोलिथिक युग और खेती वाले नियोलिथिक युग के बीच ये मेसोलिथिक युग ही वो जगह थी जहां इंसान ने जमकर प्रयोग किए। अगर हम समय की बात करें तो दुनिया भर में ये काल लगभग 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक चला। लेकिन जब हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो इसका समय थोड़ा अलग माना जाता है। भारत में ये 9,000 BCE से शुरू होकर लगभग 4,000 BCE के बीच फला फूला। हाँ, और ये वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर आबोहवा तेजी से करवट ले रही थी। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। जब ये कहा जाता है कि इंसान बदल रहा था तो असल में उस समय पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदल रहा था। सबसे बड़ा बदलाव था जलवायु परिवर्तन। प्लीस्टोसीन से होलोसीन युग की तरफ जाने वाला ये बदलाव, मतलब ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने ऐसा क्या किया जिसने इंसान की हजारों सालों की जीवन शैली को ही पलट दिया? इस कहानी की शुरुआत असल में आसमान और मौसम से होती है। प्लीस्टोसीन युग खत्म हो रहा था और होलोसीन युग शुरू हो रहा था। मतलब धरती गर्म होने लगी थी। बिल्कुल, धरती का तापमान धीरे धीरे गर्म होने लगा, वातावरण में नमी बढ़ी, बारिश का स्तर काफी ऊपर चला गया, और इसका सीधा असर जमीन पर पड़ा होगा। एकदम। बड़े बड़े बर्फीले मैदानों की जगह अब घने जंगलों, घास के मैदानों और नई तरह की वनस्पतियों ने ले ली। और जाहिर है, जब जंगल का स्वरूप बदला तो वहां रहने वाले जानवर भी बदले होंगे। हाँ, भारी भरकम और धीमी गति वाले जानवरों की जगह अब तेज दौड़ने वाले छोटे और फुर्तीले जानवरों ने ले ली। जैसे हिरण हो गए, खरगोश या जंगली सुअर। सही कहा। अब पुराने और भारी हथियारों से इन तेज जानवरों का शिकार करना लगभग नामुमकिन था। इंसान को जिंदा रहने के लिए नई रणनीतियां बनानी पड़ी। इसी पर्यावरणीय दबाव ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया और उसे एक नई दिशा में धकेल दिया। और ये जो नई सोच थी, ये नया अनुकूलन उनके हथियारों में बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत ही नाटकीय रूप से। अगर हम पिछले युग यानी लोअर पैलियोलिथिक को देखें तो इंसान भारी भरकम चॉपर और हैंड एक्स का इस्तेमाल करता था। बड़े और भारी पत्थर जिन्हें मुट्ठी में पकड़कर सीधा प्रहार किया जाता था। लेकिन मेसोलिथिक युग आते आते एक जबरदस्त तकनीकी क्रांति आ गई। इंसान ने 1 से 5 सेंटीमीटर के बेहद छोटे और रेजर जैसे धारदार औजार बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। अगर आज की भाषा में कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी पुराने भारी भरकम धीमे डेस्कटॉप कंप्यूटर से सीधे आज के स्लिम और तेज स्मार्टफोन की तरफ छलांग लगाना। ये बहुत ही सटीक तुलना है। ये सिर्फ आकार का छोटा होना नहीं था, बल्कि तकनीक का पूरी तरह से परिष्कृत होना था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये माइक्रोलिथ्स अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे। बिल्कुल,
ये अपने आप में कोई स्वतंत्र हथियार नहीं थे। ये एक पूरी तरह से नई सोच थी जिसे कंपोजिट टूल या मिश्रित हथियार कहा जाता है। मतलब इंसान अब सिर्फ एक पत्थर को घिसकर काम नहीं चला रहा था। नहीं, वो बाकायदा पंच और प्रेशर जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। पंच और प्रेशर तकनीक। हाँ, इसमें एक बड़े पत्थर पर किसी हड्डी या लकड़ी का दबाव डालकर उसमें से बेहद बारीक और सटीक छिलके निकाले जाते थे। एगेट, फ्लिंट या चर्ट जैसे मजबूत पत्थरों से। और वो इनसे ब्लेड निकालते थे, पॉइंट्स बनाते थे, अर्धचंद्राकार या जिन्हें ल्यूनेट्स कहते हैं वो बनाते थे, और त्रिकोण और समलंब जिन्हें ट्रेपीजियम कहा जाता है वो भी। लेकिन इन विशिष्ट आकारों का कोई खास मकसद होता था क्या? क्योंकि सुनने में तो ये किसी ज्यामितीय या ज्योमेट्री की क्लास जैसा लगता है। अरे इन आकारों के पीछे विशुद्ध इंजीनियरिंग थी। वो कैसे? उदाहरण के लिए जो अर्धचंद्राकार पत्थर होते थे उन्हें लकड़ी के एक डंडे में खांचा बनाकर एक कतार में फंसाया जाता था। अच्छा, जिससे एक आरी या दांतेदार ब्लेड बन जाता था? बिल्कुल। और इन छोटे पत्थरों को जोड़ने के लिए पेड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। और त्रिकोण या पॉइंट वाले पत्थरों को तीर के आगे लगाया जाता होगा ताकि वो हवा को चीरते हुए गहराई तक घुस सकें। और इसी तकनीक और ज्यामिति की समझ के बल पर मेसोलिथिक काल की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि सामने आई, तीर कमान का आविष्कार। हाँ, इस एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। अब इंसान को किसी फुर्तीले हिरण के नजदीक छिपकर जाने की जरूरत नहीं थी। वो सुरक्षित दूरी से ही तेज दौड़ने वाले जानवरों का सटीकता से शिकार कर सकता था। ये एक तरह से क्रांतिकारी ऊर्जा संरक्षण था। अब यहाँ मुद्दा सच में मजेदार हो जाता है, क्योंकि जब शिकार करना थोड़ा आसान हो गया और भोजन जुटाने में लगने वाला समय कम हो गया, तो इंसान के पास पहली बार कुछ और सोचने का समय मिला, रुकने का समय मिला। और यहीं से हमेशा चलते रहने वाले खानाबदोश जीवन से एक जगह बस्तियां बसाने की कहानी शुरू होती है। हमारे स्रोतों में इस बदलाव के बहुत ही ठोस सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित बागोर साइट। बागोर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी खोजी गई मेसोलिथिक साइट है। इसका फैलाव लगभग 10,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में है, जिसे 1967 में डॉक्टर LS लेस्निक ने खोजा था। इतने बड़े इलाके में लोगों का मिलना ही बताता है कि वो अब छोटे समूहों में नहीं बल्कि बड़े समुदायों में रह रहे थे। और बागोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हमें सबसे पुराने पालतू कुत्ते के सबूत मिलते हैं। इतिहास का एक जादुई पल था जब इंसान और भेड़िए के एक वंशज ने पहली बार एक साथ एक ही आग के पास रहना शुरू किया था। ये एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ था। कुत्ते ने इंसान को शिकार में मदद की, रात में बस्तियों की रखवाली की, और बदले में इंसान ने उसे भोजन और सुरक्षा दी। एक परफेक्ट सहजीवी संबंध। लेकिन ये सफर सिर्फ एक जानवर तक नहीं रुका। हाँ, पशुपालन का दायरा काफी बढ़ गया था। 5000 से 3000 BC के बीच इंसान ने बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत पशुपालन शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ का उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। बिल्कुल, वहां की खुदाई में जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनका अध्ययन करने पर पता चला कि जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियों का अनुपात 1:1 है। 1:1। इसका मतलब है कि ये एक ट्रांजिशन यानी बदलाव का दौर था। सटीक रूप से। इसका मतलब है कि इंसान का आधा भोजन अभी भी जंगलों में शिकार करके आ रहा था, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा उन जानवरों से आ रहा था जिन्हें वो बाकायदा पाल रहा था। अब इंसान सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि भेड़, बकरी और गाय बैल भी पालने लगा था। ये जानवर सिर्फ मांस के लिए नहीं बल्कि दूध और ऊन जैसी जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होने लगे थे। और जहां पशुपालन शुरू हुआ वहीं से कुछ बीजों को बोने की समझ भी विकसित होने लगी। अजमेर की सांभर झील और पाकिस्तान के मेहरगढ़ के पास गेहूं, जौ और रतालू की शुरुआती खेती के साक्ष्य इसी काल से मिलते हैं। जब कोई समुदाय खेती करेगा और जानवर पालेगा तो वो हर मौसम में अपना डेरा नहीं उठा सकता। उसे उन फसलों और जानवरों की देखभाल के लिए एक जगह रुकना ही पड़ेगा। और इसके सबूत हमें उत्तर प्रदेश के चौपन मांडो और राजस्थान के तिलवाड़ा जैसी जगहों पर मिलते हैं, जहां वॉटल एंड डॉब तकनीक से बनी गोल झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। वॉटल एंड डॉब मतलब वो बांस और टहनियों के ढांचे पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर बनाई गई झोपड़ियां। हाँ, जमीन में गाड़े गए खंभों के निशान साफ बताते हैं कि इंसान अब हमेशा भटकने वाला प्राणी नहीं रहा था। उसने स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए थे। और देखिए, जब इंसान एक जगह बसने लगता है ना, तो उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी आता है। बिल्कुल, उसके आपसी रिश्ते, भावनाएं गहरी होने लगती हैं। जब जीवन में स्थायित्व आता है
तभी इंसान जीवन और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों पर सोचना शुरू करता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मेसोलिथिक युग के लोगों के मृत्यु के प्रति बदलते दृष्टिकोण से मिलता है। उत्तर प्रदेश के महादहा, सरायनाहर रॉय और दमदमा जैसी जगहों पर बहुत बड़े और व्यवस्थित कब्रिस्तान मिले हैं। इंसान अब अपनों के शवों को जंगलों में यूं ही लावारिस नहीं छोड़ा रहा था, वो उन्हें बाकायदा एक सम्मान के साथ दफना रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शवों को सिकुड़ी हुई स्थिति में दफनाया जाता था, जिसे अंग्रेजी में क्राउच्ड पोजीशन कहते हैं। मतलब उनके घुटनों को मोड़कर छाती के पास रखा जाता था। इस सिकुड़ी हुई स्थिति के पीछे कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये स्थिति मां के गर्भ में भ्रूण की स्थिति जैसी है, जो शायद मृत्यु के बाद एक नए जन्म की उनकी मान्यता को दर्शाती हो। और ये मान्यता इस बात से और पक्की हो जाती है कि वो खाली शव नहीं दफनाते थे। हाँ, उन कब्रों में शवों के साथ खाने के लिए मीट के टुकड़े, उनके सबसे अच्छे पत्थर के औजार और आभूषण भी रखे जाते थे। हड्डियों या सींगों से बने आभूषण, मृत शरीर के साथ ये उपयोगी वस्तुएं रखना साफ तौर पर मृत्यु के बाद के जीवन या आफ्टर लाइफ में उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। वो मानते थे कि इस जीवन के बाद भी एक यात्रा है जिसके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ये गहराई केवल मृत्यु तक सीमित नहीं थी। जब बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो दिमाग ने खुद को व्यक्त करने के नए तरीके खोजे। इंसान ने कला की ओर रुख किया और यहीं से विश्व धरोहर भीमबेटका की रॉक आर्ट का अद्भुत अध्याय खुलता है। मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में मौजूद ये यूनेस्को साइट इंसान की कल्पनाशीलता का सबसे बड़ा जीता जागता कैनवास है। भीमबेटका की खोज का जो किस्सा हमारे स्रोतों में है वो तो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं लगता। सच में भीमबेटका की खोज एक ऐतिहासिक संयोग था। 1957 की बात है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणाकर एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन विंध्य की पहाड़ियों के पास से गुजर रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और बलुआ पत्थर की उन विशाल चट्टानों की बनावट ने उनका ध्यान खींच लिया। एक पुरातत्वविद की पारखी नजर ने कुछ ऐसा महसूस किया कि वो अपनी मंजिल की परवाह किए बिना अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए और उन घने जंगलों में पैदल ही निकल पड़े। उनकी इसी बेचैनी ने दुनिया के सामने भीमबेटका की उन 700 से अधिक ऐतिहासिक गुफाओं को ला खड़ा किया, जहाँ हजारों सालों से हमारी सभ्यता का पूरा इतिहास उन खुरदरी दीवारों पर दर्ज था। वो खोज भारतीय इतिहास के लिए खजाना साबित हुई। उन दीवारों पर मुख्य रूप से लाल और सफेद प्राकृतिक रंगों से बनी चित्रकारी आज भी हमें बहुत कुछ बताती है। हेमेटाइट और चूने से बने वो रंग, और उन चित्रों में केवल जानवरों के रेखाचित्र नहीं है, उनमें गति है, मोशन है। शिकार के विस्तृत दृश्य हैं, जहाँ इंसानों को तीर कमान लिए दिखाया गया है, लोग समूह में नाच रहे हैं। बच्चों के जन्म और परिवार के बेहद मानवीय दृश्य भी हैं। लेकिन एक चित्र जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो एक विशाल पौराणिक जानवर का है। मिथिकल एनिमल। हाँ, ये कोई साधारण जानवर नहीं है जिसे उन्होंने जंगल में देखा हो। ये उनकी कल्पना की उड़ान थी। इस चित्र में एक ऐसे जीव को उकेरा गया है जिसमें एक सुअर की आक्रामकता, एक बैल का भारीपन और एक हाथी की विशाल खूबियां एक साथ दिखाई देती हैं। और चित्र में ये विशाल जानवर एक छोटे से इंसान और एक केकड़े का पीछा कर रहा है। ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प संयोजन है। सुअर, बैल, हाथी जैसा जीव, एक इंसान और एक केकड़ा। यही बात इसे इतना खास बनाती है। ये सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का दस्तावेज नहीं है। ये उनकी मान्यताओं, उनके सबसे गहरे डर और शायद आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली लोक कथाओं का एक दृश्य रूप है। ये साबित करता है कि मेसोलिथिक इंसान का दिमाग जटिल प्रतीकों और कहानियों को गढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो चुका था। बिल्कुल। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मेसोलिथिक युग एक ही जैसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सब लोग बस रहे थे, कला बना रहे थे, विकास कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक पेंच है। प्रोफेसर विदुला जायसवाल के रिसर्च पेपर से एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। हाँ, उनका रिसर्च दिखाता है कि भूगोल और पर्यावरण ने लोगों के जीवन को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बांट दिया था। एक तरफ गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाके थे, जिन्हें रिसर्च में आकर्षण के केंद्र कहा गया है। यहाँ बारहमासी नदियां थीं, उपजाऊ मिट्टी थी, खुले मैदान थे, इसलिए यहाँ खेती बहुत तेजी से अपनाई गई और बड़ी बस्तियां बसने लगी। लेकिन दूसरी तरफ विंध्य और कैमूर की घने जंगलों वाली पहाड़ियां थीं, जो धीरे धीरे एकांत के क्षेत्र बन गए। इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इन कबीलों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे समाजशास्त्र में कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद कहा जाता है।
जहां मैदानी इलाकों में भारी बदलाव हो रहे थे, पहाड़ी लोगों ने अपनी जीवन शैली नहीं बदली। उन्होंने हजारों सालों तक अपने उन्हीं छोटे माइक्रोलिथ्स और जंगल में शिकार पर आधारित जिंदगी को ही चुना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मैदानी लोगों से कटे हुए नहीं थे। दोनों गुटों के बीच बाकायदा एक व्यवस्थित व्यापार होता था। मतलब उन्हें पता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। साक्ष्य बताते हैं कि पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों से मिट्टी के पके हुए बर्तन, लोहे के औजार और कांच की चूड़ियां भी लाते थे। लेकिन इन नई चीजों को अपनाने के बावजूद उन्होंने खेती करने या बड़े घर बनाने की तकनीक को सिरे से नकार दिया। उन्होंने बाहर की वस्तुएं तो लीं, लेकिन अपनी मूल पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखा। ये कोई अज्ञानता नहीं थी, बल्कि उनका एक सचेत चुनाव था। वो प्रकृति के साथ अपने पुराने तालमेल को ही बनाए रखना चाहते थे। ये सच में विचार करने वाली बात है कि तकनीकी विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई समाज उस तकनीक को अपनाना चाहता भी है या नहीं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? जब हम जलवायु, औजारों, कुत्तों, कब्रों और भीमबेटका को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि ये काल केवल पत्थरों को तराशने का काल नहीं था। ये वो समय था जब हमने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाला। हमने मौसम की मार सहने के बजाय घर बनाने सीखे, शिकार के पीछे भागने के बजाय जानवरों को अपना दोस्त बनाया, मृत्यु के डर को मान्यताओं में बदला और कल्पनाओं के रंग उकेरे। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी की क्षमता रही है। बदलते हालात के साथ खुद को बदल लेने की ताकत ही हमारी सफलता का राज है। इस युग का हर छोटा आविष्कार एक मील का पत्थर था। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, जो स्रोतों में है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्रोतों में बताया गया है कि नदियां और झीलें इंसानों के बसने का मुख्य कारण बनी। पीने के पानी के अलावा इन जल स्रोतों ने इंसान को मछली पकड़ने की चुनौती दी। जंगल में तीर चलाना अलग बात है, लेकिन पानी के भीतर शिकार करना बिल्कुल अलग। और यहीं से इंजीनियरिंग का एक नया रूप सामने आता है। उन्होंने हड्डी, सींग और लकड़ी से बने फिश हुक बनाए। और सिर्फ हुक नहीं, उन्होंने फिश वियर का आविष्कार किया। ये फिश वियर की तकनीक सच में मानव मस्तिष्क की शानदार उपज थी। ये नदियों के बहते पानी में लकड़ी और बांस को फंसाकर बनाए गए विशेष जाल होते थे। इनकी डिजाइन इतनी सटीक होती थी कि पानी तो बह जाता था, लेकिन मछलियां फंस जाती थीं। इसके लिए जल प्रवाह और मछलियों के आकार की बहुत गहरी समझ चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जालों को पानी के अंदर डुबाने के लिए बोर स्टोन का इस्तेमाल किया। बीच में से छेदे हुए भारी पत्थर, जिन्हें नेट सिंकर के रूप में बांधा जाता था। और यही वो बात है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। नेट सिंकर का मतलब है कि उन्हें अंदाजा था कि जाल पानी पर तैरेगा, यानी उत्प्लावन या बायंसी की समझ। और उसे नीचे ले जाने के लिए वजन या ग्रेविटी की जरूरत होगी। आज हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ रहे हैं, जटिल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का पहला सचेत इस्तेमाल हमारे उन्हीं पूर्वजों ने किया था। एक परफेक्ट फिश वियर डिजाइन करना और पत्थरों का सटीक वजन निकालकर नेट सिंकर बनाना, क्या ये किसी आधुनिक इंजीनियर की सोच से कम था? क्या आज के एक सिविल इंजीनियर की डिजाइनिंग सोच और उस मेसोलिथिक इंसान की बुनियादी सोच में कोई बड़ा फर्क है? उपकरण बदल गए हैं, लेकिन समस्या को सुलझाने वाला वो इंसानी दिमाग आज भी वही है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। जब हम अतीत को इतनी गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि इंसानी दिमाग की रचनात्मकता हजारों सालों से वैसी ही पहनी रही है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा को इतनी तल्लीनता से सुनने और हमारे साथ इतिहास के इस शानदार सफर पर चलने के लिए